हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ मॉक टेस्ट 4 देखेंगे जो कि एडू ग्रिड के द्वारा लिया गया है। इसके पहले हमने मॉक टेस्ट 1 से लेकर 3 तक इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अब जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में हाल ही में नामित 2 रामसर स्थल के संबंध में कथन दिए गए हैं, उन पे विचार करना है। पहला है, गोकुल जलाशय गंगा नदी के दक्षिणी किनारे के पास स्थित है और स्थानीय गांवों के लिए प्राकृतिक बाढ़ अवरोधक के रूप में काम करता है। ये सही है। दूसरा है, गोकुल जलाशय कहाँ पर है? गोकुल जलाशय बक्सर में है, बक्सर जिले में है। उदयपुर झील पश्चिम 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक पड़ाव स्थल है। ये भी सही है। उदयपुर झील कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। तो 1 और 2 दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड को लगातार 15वें वर्ष सबसे नवीन अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। सही है। चीन पहली बार शीर्ष 10 में से प्रवेश कर 10वें स्थान पर है। ये भी सही है। भारत की रैंकिंग 2020 में 48वें स्थान से सुधार कर 2025 में 38वें स्थान पर आ गई है। ये भी सही है। GII विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साझेदारी में प्रकाशित किया जाता है। तो ये गलत है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साझेदारी में नहीं प्रकाशित किया जाता है, बल्कि खुद WIPO ही प्रकाशित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? B 1, 2 और 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, रामसर कन्वेंशन की 15वीं बैठक यानी COP 15 किस देश में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। ये कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो विक्टोरिया फॉल्स में, विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित की गई थी। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। दूसरा है, शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। ये भी सही है और ये भी सही है। भारत ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की थी। ये गलत है, क्योंकि ये ब्राज़ील में हुआ था, ना कि 2025 भारत में। शिखर सम्मेलन का मुख्य शहर बीजिंग चीन था। ये भी गलत है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 और 2 ए। यूनेस्को द्वारा हाल ही में घोषित भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर, ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल है जिसे 2024 में घोषित किया गया। तो हाँ, ये सही है। इसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 12 प्रमुख किले शामिल है। ये सही है। इससे मुख्य रूप से एक प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये गलत है। इसमें केवल महाराष्ट्र के किले शामिल हैं, तो ये भी गलत है। और ये 44वां जो है ये भी गलत है, क्योंकि 44वां विश्व धरोहर स्थल तो है, बट ये 2025 में शामिल किया गया है, ना कि 2024 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो ये ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विया मिराबिलिस है। यह नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। वहाँ पाए जाने वाले एक प्राचीन रेगिस्तानी पौधे पर आधारित ये नाम है। 7th क्वेश्चन, 2025 में शतरंज में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्ण एस बने हैं। निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया, दोनों ने ही जीता था। मीनाक्षी हुड्डा ने 48 kg वाले ग्रुप में जीता था और जैस्मिन लंबोरिया ने 57 kg ग्रुप में जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञान भारतम सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10, 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी के लिए किस देश की पुष्टि की गई है? तो इसकी राजधानी, इसका आंसर होगा माल्टा।
माल्टा में ये इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जाना है। बेलनाकार पत्थर की मोहरों का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया है? तो इसका आंसर होगा मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल में पशुओं के पालतूकरण का प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बागोर। राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ मध्यपाषाण काल में पशुओं के पालतूकरण के प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। तो हमें ये याद रखना है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो यह लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। उस समय के ब्रिटिश प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई थी और गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड मिंटो। उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डचों को हराया था। तो कोलाचेल का युद्ध में ये हुआ था, त्रावणकोर के राजा ने डचों को हराया था। निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध साम्राज्य का संस्थापक था? तो इसमें आंसर होगा सआदत खां। सआदत खां जिसे बुरहान उल मुल्क ने 1722 ईस्वी में स्थापना की थी। इसे बुरहान उल मुल्क से भी नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो इसका आंसर होगा हैदर अली ने। मैसूर के शासक हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 1780 में क्या हुआ था? 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और उसके बाद 1824 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ था। और 1838 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, सी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से संबंधित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है? तो यह 10वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा 19(1)(e)। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में जोड़ना है। तो क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। अहमदाबाद वाला मिल हड़ताल कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। खेड़ा किसान संघर्ष कितना हुआ था? ये भी 1918 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ था। तो हमें मिलाना है। तो सबसे लेट कौन आएगा? सबसे लास्ट में 1919, यानी कि एक लास्ट में होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। और सबसे पहले कौन होगा? 2। तो चूँकि 2 इसमें है, 2 1 के साथ, ये 3 है, तो ये तो होगा नहीं, और ये पहले ही ख़त्म हो गए थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब हुआ था? 1973 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्य क्षेत्र से छूट दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 6ठी अनुसूची के क्षेत्र से। इन क्षेत्र में असम का कार्बी एंगलोंग, मेघालय की गारो हिल्स, मिजोरम का चकमा जिला और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र वाला जिला शामिल है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कौन कर सकता है? तो इसमें उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों ही जारी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा एक बड़े बगीचे के केंद्र में स्थित है और ताजमहल के पुराने स्वरूप जैसा है? तो ये है आगरा के एतमादुद्दौला का मकबरा। भारत में अंग्रेज द्वारा पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। कलकत्ता हमारा यहाँ पे है, देख सकते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है इसमें मेरे ख्याल से दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है इसे
ताजमहल का ही पूर्ववर्ती कहा जाता था, न कि एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला के मकबरा को बोला जाता था ये कि ताजमहल की भद्दी नकल है। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधारों का अग्रदूत था? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती, दोनों ही थे। तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने और किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में की थी। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है गांधी जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध कथन कब इन्होंने दिया था, किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो इसका आंसर होगा दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक उल्लंघन जब किया था, दांडी मार्च, उस समय ये कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 में वैज्ञानिक और उनके अध्ययन क्षेत्र से संबंधित मिलान करना है। तो जेडी वाटसन ने क्या किया था? आणविक जीव विज्ञान की खोज की थी, तो जेडी वाटसन A का 3 हो जाएगा। फिर लुई पास्चर ने सूक्ष्म विज्ञान की, तो B का 1। कार्ल लिनियस ने वर्गीकी के बारे में किया था, टैक्सोनॉमी। और चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। तो B नंबर आंसर। जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग बाहरी पदार्थों को पचा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह सभी अकार्बनिक पदार्थों को विघटित कर सकता है। ये गलत है, मतलब ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें विघटित कर सकता है, न कि अकार्बनिक पदार्थों को। ये कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र है, ये सही है। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, ये भी सही है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के प्रवेश को रोकते हैं, ये भी सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 35, पादप और प्राणी कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म पिंड में क्या पाई जाती है या पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा एंजाइम। माइक्रोबॉडी जैसे कि पोरोक्सिस में विशिष्ट अपापचय मार्गों में शामिल विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का DNA होता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना DNA होता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होती? इसका आंसर होगा केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती और अन्य झिल्ली बाउंड कोशिका अनुपस्थित रहते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है? तो इसका आंसर होगा फीता कृमि, टेपवर्म, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म अम्लीय pH पर कार्य नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ट्रिप्सिन और एमाइलेज। तो आंसर C। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु युग्म गर्म रक्त वाला है? इसका आंसर होगा मोर और ऊँट। मगरमच्छ क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि शीत रक्त वाला है। हैग फिश और डॉग फिश भी, कछुआ और शुतुरमुर्ग भी। तो आंसर हमारा क्या होगा? मोर और ऊँट। क्वेश्चन नंबर 41, डायनेमो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस में यात्रा कर रहा एक व्यक्ति बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा निम्नलिखित किस नियम के कारण होता है? तो ये होता है न्यूटन के पहले नियम के कारण, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह क्या हमें गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। हमें v क्या करना है? दुगना करना है, यानी 2v करना है। तो ये क्या होगा? 1/2 m 2v का स्क्वायर। तो ये 1/2 m इंटू 4v²। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 mv² इंटू 4। और 1/2 mv² का मान क्या था हमारा पास? k इंटू 4, यानी कितना हो गया? 4 गुना हो गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथाई। ये बटे में 4 जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दुगना नहीं आधा बोला है, तो आप इसे आधा ही याद रखें।
यहाँ पे v/2 हम रखेंगे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफोस्कोप का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बादलों की दिशा और गति निर्धारित करने के लिए नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से ध्वनि की कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं? ध्वनि की मुख्य विशेषताओं में तीव्रता, गुणता, तीव्रता को इंटेंसिटी, पूर्णता को क्वालिटी बोलते हैं, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और घनत्व डेंसिटी, यानी कि चारों के चारों प्रभावित होती हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। अभिकथन, परम शून्य तापमान पर एक अर्धचालक पदार्थ एक आदर्श चालक की तरह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर है ए, गलत है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक आदर्श कुचालक की तरह व्यवहार करता है, न कि चालक की तरह। कारण क्या है? तापमान में वृद्धि के साथ इसकी विद्युत चालकता भी कम हो जाती है। तो हाँ, ये सही कारण है। अगर यहाँ पे सपोज कुचालक हो जाता तो इस कारण का सही व्याख्या, इस कथन का सही व्याख्या क्या होता? कारण होता कि तापमान में वृद्धि के साथ इसकी विद्युत चालकता भी कम हो गई है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पहला असत्य है और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, जब सरल आवर्त गति में एक कण अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तो क्या होता है? इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। सरल आवर्त गति मतलब यहाँ पे एक पेंडुलम है, जब अपने अंतिम बिंदु, यानी कि ये अंतिम बिंदु है, एक ये अंतिम बिंदु है, पेंडुलम यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ फिर यहाँ से घूम के यहाँ आएगा। तो जब यहाँ पे जाता है तो इसकी गति ऊर्जा यानी वेलोसिटी क्या होती है? वेग क्या होता है? जीरो हो जाता है। और जब वेग जीरो हो जाएगा तो गति ऊर्जा k बराबर 1/v², v का मान जीरो होता है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घनत्व की वृद्धि होती है। यह जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच असंगत व्यवहार दर्शाता है, जहाँ गर्म करने पर इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? तो 1991 में, जब LPG रिफॉर्म लाया गया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार करना है। कृषि उत्पाद का भंडारण, ये कौन सा है? तो ये सेवा क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र होगा, तृतीयक क्षेत्र। डेयरी फार्म, ये प्राथमिक क्षेत्र है, तो ये सही है। खनिज की तेल तृतीयक क्षेत्र है, तो ये गलत है, ये भी प्राथमिक है। प्राकृतिक संसाधन से जुड़ा हुआ चीज़ भी प्राथमिक में आता है। कपड़ा बुनाई क्या है? द्वितीयक है, ये भी सही है। ये विनिर्माण क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन क्या होगा? 2 और 4 सही है, तो केवल 2 बी। जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा डी, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से पहले भारत में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे योजना, जो कि 1944 में शुरू की गई थी। पीपल्स प्लान यानी जन योजना, ये 1945 में शुरू की गई थी। गांधीवादी प्लान 1944 में शुरू की गई थी और सर्वोदय योजना 1950 में शुरू की गई थी, यानी कि सारी की सारी योजनाएं शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना दिया है और किस मॉडल पर यह आधारित था उसका हमें मिलान करना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल किस पे था? हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। द्वितीय योजना महालनोबिस, पीसी महालनोबिस पे आधारित थी। तृतीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित था और चतुर्थ योजना अशोक रुद्रा मॉडल पे आधारित था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 2413। केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन मौसम 2026 से 27 और खरीफ विपणन मौसम 2025 से 26 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल में ही हुई वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रबी फसलों में कुसुम में सबसे अधिक निरपेक्ष वृद्धि की गई है, ये सही है। केंद्र सरकार ने C2 + 50% के फॉर्मूले के आधार पर MSP तय किया है, ये गलत है। यहाँ पे A2 + FL भुगतान की गई लागत प्लस पारिश्रमिक श्रम का आरोपित मूल्य का 50% मार्जिन प्रदान करके
MSP तय किया गया है, ना कि C2 प्लस 50% पे। बाजरे का उत्पादन लागत पर अनुमानित लाभ मार्जिन सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है सही। तो 1 और 3 दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 55, बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर संरचना के तहत नई व्यवस्था के तहत कितनी राशि तय की आय वाले करदाताओं को आयकर से छूट प्राप्त है, तो इसका आंसर होगा 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2025-26 के बजट में शुरू किया गया या महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित एक नया कोष का योजना है? तो इसमें 1 लाख करोड़ के परिव्यय वाला शहरी चुनौती कोष सबसे नया कोष योजना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे में जंग लगना, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सोडा की बोतल का खुलना, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। सोडा की बोतल खुलना एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें CO2 बाहर निकलता है। बासीपन, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल है, दहन में भी ऑक्सीकरण होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही व्यवस्था है? तो जो सोडियम होता है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आयरन, फिर उसके बाद कॉपर, फिर अर्जेंटिनम यानी कि चांदी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसे बोलते हैं जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमें ऊष्मा उसमें देना पड़ता है। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को यानी चूने को जब जल में घोलते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत इसमें ऊष्मा निकलती है। आपने देखा होगा पुराने घरों में जब हम चूने को पानी में डालते थे तो पानी हल्का गर्म हो जाता था, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, न कि ऊष्माशोषी। तो ये क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 59 का बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 गैस बनाते हैं और CH4 और 2O2 मिलके CO2 और 2H2O निकालते हैं, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाइड्रोजन बम और यूरेनियम बम क्रमशः किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और यूरेनियम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो आंसर इसका क्या होगा? 60 का ए। वे कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान और मानक दाब पर द्रव अवस्था में रहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पारा और ब्रोमीन। हीलियम तो गैस है तो ये द्रव अवस्था में नहीं रहेगा, क्लोरीन भी गैस है, ये भी द्रव अवस्था में नहीं रहेगा, तो पारा और ब्रोमीन। आंसर क्या होगा हमारा? 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 62, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है। सोडियम और पारा, चांदी और सीसा, इसमें सूची 2 में ये कौन कौन से गुण धारण करते हैं उसे हमें देखना है। तो सोडियम क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। उसके बाद पारा कमरे के तापमान पर द्रव होता है। फिर चांदी विद्युत का सुचालक है यानी कि C का 1, और सीसा ऊष्मा का कुचालक है, तो D का 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A का 4, B का 2, C का 1, D का 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, सर क्रीक रेखा विवाद निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। अभी जो विवाद चल रहा है वो इसी से संबंधित है। क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एक अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इनमें से कौन सा होगा? तो मेरे ख्याल से इसमें 1 और 2 होगा, पटकाई बूम पर्वत श्रृंखला और अकाई पर्वत श्रृंखला। चूँकि अकाई पर्वत बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलता है, तो मेरे ख्याल से आंसर जनरली यही होना चाहिए। बाकी आपको जो लगता है उसे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 65, सिगार पीक निम्नलिखित में से किस पठार पर स्थित है? तो सिगार पीक मालवा पठार पर स्थित है, यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है।
सिंधु नदी बेसिन का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी बेसिन का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक है। तो आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग है? तो छत्तीसगढ़, ये गंगा बेसिन का भाग है। यहाँ से सोन नदी गंगा नदी में जाके मिलती है, तो इनडायरेक्टली ये गंगा बेसिन का भाग है। हिमाचल प्रदेश, यह भी एक गंगा बेसिन का भाग है, क्योंकि यमुना नदी का छोटा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छूता है उसके सहायक नदियों के द्वारा। और राजस्थान, यहाँ भी यमुना नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है उसमें आके चंबल और जैसी नदियाँ आके मिलती है, तो ये भी राजस्थान इनडायरेक्टली गंगा बेसिन का ही भाग है। तो आंसर क्या होगा 67 का? 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 68, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, क्यों? 68 का आंसर क्या होगा? चूँकि यह एक रेखीय भ्रंशीय घाटी में स्थित है, पहला कारण ये है। दूसरा, यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है, ये भी सही है। इसकी भूमि मध्य भारत से पश्चिम की ओर ढलान वाली है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? इसमें चुनना क्या था हमें? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा सभी तीनों कारण सही हैं। तो यहाँ पे जो 1 और 3 दिया है, ये मेरे ख्याल से ये गलत विकल्प दिया गया है। आपको 1, 2 एंड 3 तीनों ही होगा। निम्नलिखित में से हिमालयी हिमनदों के कौन से युग्म और उनके स्थान सही सुमेलित हैं? तो इसको मिलाना है। सियाचिन, ये नुब्रा घाटी क्षेत्र में है, ये सही है। चुंगफुर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में है, ये भी सही है। जेमू, ये मध्य नेपाल क्षेत्र में है, ये गलत है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है। गसेर ब्रूम पीर पंजाल पर्वतमाला पे है, ये भी गलत है। यह एक पर्वत शिखर है और काराकोरम पर्वत माला में स्थित है, न कि पीर पंजाल में। काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 एंड 2। 70 क्वेश्चन, याया अत्सो झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है यह लद्दाख में स्थित है, ये सही है। यह जैविक विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला विरासत स्थल है, ये भी सही है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये भी सही है। यह सतलज नदी द्वारा पोषित है, ये गलत है। यह सतलज नदी द्वारा पोषित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है, इसको गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, ये भी सही है। वटपराई जलप्रपात चंद्रप्रभा नदी पर है, यह सही सुमेलित नहीं है। यह पजह्यार नदी पर है, पजह्यार नदी पर है, पजह्यार नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं के पालतू बनाने का प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा बागोर। बागोर कहाँ है? राजस्थान जिले में है। और एक और है मध्य प्रदेश में आदमगढ़। ये दोनों पशुपालन के साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले मुख्य मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? यह संधि 1809 में हुई थी, लॉर्ड मिंटो के बीच। 1809 में लॉर्ड मिंटो के बीच हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन 74 है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डचों को हराया था। तो कोलाचेल के युद्ध में यह त्रावणकोर के राजा ने डचों को हराया था। यह त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। बिहार में लागू किए गए अस्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जमींदारों को भूमि के स्वामी से वंचित कर दिया गया, ये गलत है। भूमि के स्वामित्व का अधिकार वंशानुगत कर दिया गया, ये सही है। भू राजस्व को संवैधानिक बना दिया गया, ये गलत है। जमींदारी उन्मूलन, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 76, 1857 के विद्रोह से पहले सिपाहियों की नाराजगी का मुख्य कारण क्या था? तो 1857 के पहले सिपाहियों का नाराजगी का मुख्य कारण था पदोन्नति और वेतन के मुद्दे।
अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अशोक द्वारा दी गई धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुतत से ली गई है, तो ये कथन सही है। दूसरा, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक कर्मचारियों का एक नया समूह नियुक्त किया था, ये सही नहीं है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। तो आंसर क्या होगा, कौन सा सही है देखना है तो केवल एक बी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहला है ओजोन गैस। ओजोन गैस का संबंध किससे है, तो यह पराबैंगनी किरणों से संबंधित है। पराबैंगनी किरणों के कारण ओजोन का क्षय होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, यह किससे संबंधित है, तो यह इन अवरक्त किरणों से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे संबंधित है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लघु मात्रा में ये वायु का घटक है, सबसे कम मात्रा में है ये। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो यह हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए का 2, बी का 5, 3 का 1, सी का 3 और डी का 1। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है किस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30% या उससे अधिक अपेक्षित वर्षा का फसली क्षेत्र में होना। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान का खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। उपर्युक्त में से कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं, तो धान के खेत से भी मीथेन निकलता है, कोयले का खनन से तो निकलता ही है, पालतू पशु और आर्द्र भूमि यहाँ से भी मीथेन निकलता है। तो आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, तो इसका आंसर होगा गुलजार साहब को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऑर्बिटल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ऑर्बिटल नामक पुस्तक थॉमस मैथ्यूज ने लिखी है। लाइफ ऑन मार्स सामंथा हार्वे ने लिखी है। रतन टाटा अलाइव, यहाँ पे रतन होगा, रतन टाटा अलाइव, इस पुस्तक को किसने लिखा है, इसे नमिता गोखले ने लिखा है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसे किसने लिखा है, पंकज मिश्रा ने लिखा है। तो आंसर क्या होगा, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 83, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था, तो ये गलत है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था, ना कि भुवनेश्वर में। इसके शुभंकर का नाम उज्ज्वला था, तो ये भी ये सही है। उज्ज्वला क्या थी, तो यह एक गौरैया थी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 स्थान पर रहे, तो यह भी सही है। हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, उसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3 बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 की केंद्रीय विशेषता या विशेषताएं नहीं है। पहला स्टेटमेंट दिया है, नहीं है, हमें देखना है, ये ध्यान रखें। देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यह राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजकीय भाषा होगी। दूसरा है, संघ की राजकीय भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, ये सही है। ये 343(1) में दिया गया है। ये गलत है और ये सही है। राज्यों के शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, ये भी गलत है। राज्यों के शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग का प्रावधान 343 में नहीं बल्कि भाषा अधिनियम 1963 के तहत ये आयोजित है, जो कि अनुच्छेद 343(3) के अधीन बनाया गया था। यदि 2 या अधिक राज्य सहमत हो तो राज्यों के बीच संचार की राजकीय भाषा हिंदी होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसका अनुच्छेद जो है वो 346 है, न कि 343। तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखना था, नहीं वाले में, तो 1, 3 और 4। क्वेश्चन 85, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। तो 85 का देखते हैं।
पहला स्टेटमेंट है कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, यह सही है। हालांकि उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, ये हमें याद रखना है। कैग लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, ये गलत है। कैग को संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कैग की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है, ये भी गलत है। कैग की अधिकारिता संघ और राज्य दोनों सरकारों के लेखों और व्ययों तक फैली हुई है, न कि केवल संघ सरकार की शक्तियों तक। तो इसका आंसर हमें क्या देखना था, सही कौन सा है, तो केवल एक 85 का ए। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संरक्षण अधिनियम 1993 की अधिकारिता में नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका, डी मानव अधिकार परिषद। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन, एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है दूध। एसिटिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं, सिरका है। उसके बाद टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। और ऑक्जैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। तो आंसर सी। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त कोबाल्ट निम्नलिखित में से कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो इसमें ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। यह कोबाल्ट 60 जो है, 60 कोबाल्ट, यह एक रेडियो समस्थानिक है जो बीटा कण और गामा कण को उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताइए कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो केसर का स्रोत क्या है? तो केसर एक वर्तिकाग्र है, ये सही सुमेलित है। अफीम क्या है? यह अफीम एक कच्चा फल है, ये भी सही है, उसके लेटेक्स से ये प्राप्त होता है। हींग क्या है? यह पौधे की जड़ों से निकाले गए सूखे लेटेक्स से प्राप्त होती है, न कि तने से, इसलिए यह युग्म गलत है। ये जड़ से प्राप्त होती है, न कि तना से। कपास क्या है? फल का रेशा है, तो ये कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर हमें क्या होगा, कितने मैचिंग है? कपास फल यह पौधे के फल से निकलने वाला बीज रेशा होता है, जिसे अक्सर फल रेशा भी कहा जाता है, जो कि सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 3 सुमेलित हैं। आंसर 90 का सी। 91, निम्नलिखित में से क्षार के मुख्य गुण कौन से हैं? तो विद्युत का सुचालक, हाँ ये इसका गुण है। स्वाद में खट्टा होना, क्षार स्वाद में खट्टा नहीं बल्कि तीखा होता है, स्वाद में खट्टा एसिड होता है, तो ये गलत होगा। फिनोल्फथेलिन को गुलाबी कर देता है, ये भी सही है। धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, 1, 3, 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही युग्मों का चयन कीजिए। तो विटामिन का जो रासायनिक नाम है उसका हमें उससे मिलान करना है। तो कौन कौन से युग्म इसमें जो सही है? विटामिन B1 का असली नाम है थायमिन, लेकिन ये दिया है राइबोफ्लेविन, तो ये गलत हो गया। विटामिन B5 का नाम है पैंटोथेनिक एसिड, ये सही है। विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, ये भी सही है। विटामिन B का नाम है फॉलिक एसिड, न कि नियासिन, तो ये गलत है। नियासिन किसका नाम है? B3 का नाम है। और B9 का नाम क्या है? फॉलिक एसिड, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 और 3 हमारा सही होगा, 92 का 2। क्वेश्चन नंबर 93, किस मुगल राजकुमार ने भ्रष्ट तरीके से बिहार में यूरोपीय व्यापारियों को खालसा भूमि देना शुरू किया था? तो इसका आंसर क्या होगा, अजीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीम कौन था? यह मुगल राजकुमार था, पूरा नाम इसका अजीम उस शान था। अपने सूबेदारी काल के दौरान बिहार में यूरोपियों को व्यापारियों को खालसा भूमि, जो कि जिसे हम सरकारी भूमि कहते हैं, भ्रष्ट तरीके से देना शुरू किया। बिहार की विधायिका का गठन किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिला के होता है, उपरोक्त तीनों। कुछ कुछ राज्यों में जहाँ पे विधान परिषद नहीं है और वहाँ पे ये सवाल पूछता, मान लेते ये पूछता कि गोवा में विधायिका का गठन किससे होता है, तो हम बोलेंगे कि राज्यपाल और विधानसभा से मिलके, ना कि विधान परिषद से, क्योंकि विधान परिषद गोवा में नहीं है। विधान परिषद किन क्षेत्रों में है? यूपी, बिहार में, एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में
उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में 6 जगहों पे है। किसके शासनकाल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आए थे? तो बर्नियर किसके शासनकाल में आया था? ये लश्कर खान के शासनकाल में आया था। ये उस समय का बिहार का सूबेदार था 1664 के आसपास। बिहार में नुहानी शासन की शुरुआत किसने की थी? तो ये दरिया खान नुहानी ने बिहार में नुहानी शासन की शुरुआत की थी। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में मध्यम सघन वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। काजू का खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका जो बीज पत्र है वो खाद्य भाग है। निम्नलिखित में से किस लवण की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में लाल रंग उत्पन्न होता है? तो यह स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण, स्ट्रोंशियम SR से इसको लिखते इंडिकेट करते हैं। तो बेरियम से कौन सा रंग होता है? हरा रंग। सोडियम से पीला रंग और तांबा से नीला रंग होता है, ये याद रखना है। और स्ट्रोंशियम से लाल रंग होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।